नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एक महत्वपूर्ण सेक्शन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की एक महत्वपूर्ण यूनिट दैट इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन एक फैक्ट पर आधारित यूनिट है जिस पर मैंने विगत कुछ दिनों से लगातार कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर वीडियोस बना के अपलोड किया है। उसी सीक्वेंस में आज एक महत्वपूर्ण एजेंसी पे डिस्कशन करूंगा और ये महत्वपूर्ण एजेंसी है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा पर चर्चा होगी और पिछले कुछ एग्जामिनेशन में रूसा पे कई एक प्रश्न पूछे गए, इसलिए ये थोड़ा डेप्थ वाला कहा जाए तो यूनिट है और डेप्थ वाला सेक्शन है और इसको बहुत ही डेप्थ के साथ फैक्ट्स के साथ मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात, इसकी बिगिनिंग कैसे हुई, किस आधारों पे हुई। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सन 2013 में शुरू की गई भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक समग्र योजना है। अब देखिए, केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण करना या प्रदान करना है। अब यहाँ पर समझिए कि बेसिकली अभी तक जो उच्च शिक्षा के संस्थान थे उनको वित्त प्रदान करने का जो कार्य था वो यूजीसी करता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जैसा कि नाम से ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। लेकिन ये देखा गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास काफी बड़े दायरे में संस्थान हैं और छोटी छोटी और महत्वपूर्ण संस्थानें, बहुत सी ऐसी संस्थानें जो स्थानीय स्तर पे हैं, ऐसी संस्थानें जो राज्य स्तर पे हैं, उनका डेवलपमेंट यूजीसी नहीं कर पा रहा है। वो संस्थानें वित्त से महरूम रह जा रहे हैं और विभिन्न मानदंडों के तहत बहुत सी महत्वपूर्ण संस्थानों को वित्त नहीं प्रदान हो पा रहा है। अतः सरकार द्वारा एक ऐसी योजना बनाई गई, एक ऐसा अभियान चलाने की जिसमें ऐसी समस्त उच्च शिक्षण संस्थान जो देश में महत्व या गौरवशाली कार्य कर रहे हैं उनको छांट कर उनका विकास करना, साथ ही साथ बहुत सी अन्य संस्थानों की स्थापना इत्यादि के साथ इस अभियान को चलाया गया। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से धन प्रदान किया जाता है, जो केंद्रीय परियोजना मूल्यांकन बोर्ड के साथ समन्वय से इस योजना के तहत ली गई शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करता है। कुल 316 राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय और 13,024 कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर समझिएगा कि ये पूर्व में दो अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का एक क्रम है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान जिसको 2001 में प्रारंभ किया गया। उसका क्रम क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षा को विकास करना, प्रारंभिक शिक्षा का कैसे डेवलपमेंट किया जा सके, एलिमेंट्री एजुकेशन। उसी क्रम में देखा जाए RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, माध्यमिक शिक्षा के विकास से संबंधित था। लेकिन उच्च शिक्षा के संबंध में कोई अभियान नहीं चलाया गया, उच्च शिक्षा के विकास के लिए छोड़ दिया गया था यूजीसी के ऊपर। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक संस्थान बहुत बड़े लेवल पे केंद्रीय विश्वविद्यालय या कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों को ही रख रखाव के लिए एड कर पा रहा था, यानी एक प्रकार से अनुदान दे पा रहा था। लेकिन अनुदान की कमी पड़ जाए और शैक्षणिक संस्थानें जो विकास की तर्ज पे राज्य या बहुत से माध्यमिक या छोटे स्तर पे हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। इस दृष्टिकोण से रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में इसकी स्थापना की गई। चूंकि यूजीसी की अनुदान प्रणाली से देश की कुछ प्रमुख शिक्षा संस्थानें संचालित हो पा रही थी, देश के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान फंड के महरूम थी। इसलिए 12वें पंचवर्षीय योजना 2012 के तहत NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी द्वारा इसकी स्थापना की संस्तुति की गई।
तथा द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर द्वारा अक्टूबर 2013 में इसे मान्यता प्रदान की गई और जिसके तहत आगे चलकर इसकी स्थापना हुई। अब रूसा के संबंध में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो ऑब्जेक्टिव्स से आए हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, और बड़ा डेप्थ वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा निम्न में से रूसा के सही ऑब्जेक्टिव्स का चयन कीजिए, तो अब इसमें सही या गलत ऑब्जेक्टिव्स का चयन कीजिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे पास 4-5 लाइन के बड़े बड़े विकल्प दे दिए जा रहे हैं। अब 5-5 लाइन के बड़े बड़े विकल्प यानी एक पन्ना भरकर रूसा के ऊपर मैटर हो गया। स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है समय के अंदर इनको पढ़ना और इनको पढ़ के सही उत्तर को देना। अब इन सारे पॉइंट्स को डेप्थ में समझकर उत्तर देने के लिए आपको इनको बहुत बेहतर रूप से जानना जरूरी है। इसी पॉइंट इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव्स को बहुत डेप्थ में बनाया है और एक एक ऑब्जेक्टिव्स को गहराई से समझते चलिएगा। तो रूसा का उद्देश्य सभी उच्च संस्थानों को समान विकास प्रदान करना और उच्च शिक्षा प्रणाली में कमजोरियों को ठीक करना है। इसका लक्ष्य है 12वीं योजना के अंत तक यानी 2017 तक सकल नामांकन अनुपात को 32% तक बढ़ाना था। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसकी स्थापना 2013 में हुई और 2013 से 2017 तक। अब 2017 के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 32% लक्ष्य रखा गया था सकल नामांकन अनुपात को लाना, लेकिन ये आज की डेट में देखा जाए यानी 2020 में भी 26.2% ही है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो 3 साल पहले इसे 32% तक ला लेना इसका लक्ष्य रखा गया था, परंतु आज 3 साल बाद भी इसका लक्ष्य उतना नहीं हो पाया। खैर ये अन्य बात हो गई। हमें ये समझना है कि रूसा में क्या महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, क्योंकि क्वेश्चंस उन ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है मौजूदा राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करके यह सुनिश्चित करना कि सभी संस्थान निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप हो और मान्यता को अनिवार्यता गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में अपनाएं। दूसरा, राज्य स्तर पर योजना व निगरानी के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने, राज्य के विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देने। अब ये वर्ड फिर से ध्यान सुनिए, पिछले वीडियो में भी मैंने स्वायत्तता को आपको समझाया था, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा। स्वायत्तता, ऑटोनॉमसिटी लाना। ऑटोनॉमसिटी यानी अपने पॉलिसी मेकिंग में सक्षम है, अपने वर्क प्लानिंग को खुद कर सकते हैं, इतनी ज्यादा सक्षम है कि अब उनको देखने की जरूरत नहीं है। एक चीज को यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, ऑटोनॉमसिटी ना ही सिर्फ सरकार बल्कि एक परिवार की भी आवश्यकता होती है। एक पिता अपने बच्चों को यह चाहता है कि वो सक्षम हो जाएं, स्वयंभू हो जाएं, संप्रभु हो जाएं, ताकि उनकी जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो जाएं। और वो हमेशा प्रयास करते हैं कि उनको, अपने बच्चों को, अपने संतानों को सक्षम बना दिया जाए और वो फ्री हो और वो अपने आप को स्वयं चला सकें। अतः इसी दृष्टिकोण से सरकार यह चाहती है कि उसके द्वारा स्थापित जितने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या देश के अंतर्गत आने वाले जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो सब इतने सक्षम हो, इतने ज्यादा अपने आप में वेल फर्निश्ड हो कि उन पर अब सरकार को चिंता करने की आवश्यकता ना हो, वो स्वयं अपनी प्लानिंग्स बना सकें, अपने आप में स्वयंभू हो सकें। तो उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि यूजीसी सबको उतना सक्षम बना पाने में उतना ज्यादा कहा जाए तो एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी, अतः इस दृष्टिकोण से इस अभियान को चलाया गया। अभियान का मतलब आप समझते हैं, जिसमें मतलब ही होता है कि गति प्रदान करना। अभियान को चलाया गया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो हायर एजुकेशन में गति लाए, हायर एजुकेशन के संस्थानों को, चाहे वह राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे वह किन्हीं भी स्थान पर हो, उनको केंद्र शासित प्रदेशों में हो, उन्हें हम सक्षम बनाएं, सक्षम बनाने की ओर अग्रसित करें और संस्थानों में शासन में सुधार करके राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार लाना सुनिश्चित किया जा सके। अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका था उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक और परीक्षा सुधार सुनिश्चित करना। अभी देखा गया कि एजुकेशनल और हायर और एकेडमिक एग्जामिनेशंस
में रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है। अतः रिफॉर्म्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कार्यभार इसको सौंपा गया रूसा को। कुछ विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालयों में रूपांतरित कर दुनिया में सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में सम्मिलित करना भी उद्देश्य रखा गया। ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने आपको नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 2019 का मसौदा पढ़ाया था, उसके संबंध में मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात रखी गई, वो यही रखी गई है, इस वीडियो के इस मसौदे में एक महत्वपूर्ण बात रखी गई, वो यही रखी गई है कि देश में कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों को चयनित किया जाए और उन्हें अनुसंधान विश्वविद्यालय में बदलाएं, रिसर्च यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट किया जाए, जिससे कि हम दुनिया के यानी कि वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को प्रदर्शित कर सकें, बेस्ट रूप से ला सकें। और रिसर्च के मामले में, और रिसर्च आज की वास्तविक आवश्यकता है, आप सब समझ सकते हैं। एक रिसर्च अगर आज बेहतर हो जाए या रिसर्च अगर बेहतर हुआ होता तो कोरोना जैसी एक महामारी की दवा आ जाती और इससे कितनी बड़ी समस्या का निदान करता। अतः रिसर्च कितना महत्व रखता है इस बात का एहसास आज सबको हो रहा होगा, क्योंकि हमारे जीवन में रिसर्च को इग्नोर करके विकास नहीं किया जा सकता। अतः सरकार रिसर्च के मानदंडों को मजबूत करे और इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए रिसर्च यूनिवर्सिटीज की स्थापना और वैश्विक स्तर पर उन्हें पहुंचाने का प्रयास रूसा के माध्यम से करने की योजना बनाएगी। संबद्धता प्रणाली में सुधार के लिए राज्यों के लिए अवसर तैयार करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबद्ध महाविद्यालयों के सुधार और संसाधन आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हो सके। अब इस पर संबद्धता प्रणाली ये देखा गया कि शैक्षणिक संस्थानों को संबद्धता दे दिया जा रहा है, परंतु बहुत से ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो इस योग्य ही नहीं है कि उन्हें संबद्धता दिया जा सके, फिर भी विभिन्न प्रकार से तरीके से इन्हें संबद्धता दे दिया जाता है। अतः सरकार का इस अभियान का यही उद्देश्य था कि इस प्रणाली में भी सुधार किया जाए, जिससे संबद्धता की इस तरीके में तौर तरीकों में काफी बदलाव लाए और आवश्यक संसाधन उन्हें मुहैया किया जाए, जिससे कि वो शिक्षण संस्थानों को सही शैक्षणिक संस्थानों को संबद्ध किया जा सके। इसके अलावा अगला बिंदु जो इसमें महत्वपूर्ण रखा गया, खुद को अनुसंधान और नवाचारों के लिए समर्पित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को सक्षम माहौल तैयार किया जाए, यानी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, एक ऐसा इनोवेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिससे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप में इनोवेशंस ला सकें, नयापन लाएं, रिसर्च की ओर बढ़ावा ला सकें। इसके अलावा नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता बनाकर और नए संस्थानों की स्थापना करके संस्थागत आधार पर का विस्तार करना। मैंने भी आपको शुरुआत में बनाया कि 2013 में ये योजना बनाई गई कि 2017 के अंत में 32% सकल नामांकन अनुपात को प्राप्त किया जा सके। सकल नामांकन अनुपात मैंने पहले भी आपको बताया पिछले वीडियो में, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सकल नामांकन अनुपात का मतलब होता है कि जितने लोग पढ़ने के लिए सक्षम हैं उनमें कितने लोगों ने एडमिशन लिया है यानी नामांकन कराया है, गुणे 100%। एक उदाहरण के लिए सपोज करिए कि इस वर्ष देश में 1 लाख छात्र हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 लाख छात्र हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट की यानी माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं पास कर ली। अब उनमें से अगर देखें तो मात्र 20,000 स्टूडेंट्स ने उच्च शिक्षा में दाखिला लिया विभिन्न माध्यमों से यानी रेगुलर भी है, करस्पॉन्डेंस भी है, वर्चुअल भी है, डिस्टेंस भी है, तमाम अन्य माध्यमों से मिलाकर। तो 20,000 बटे 1 लाख यानी जितने लोग एडमिशन लिए अपॉन कितने लोग एडमिशन ले सकते थे गुणे 100%। अब ये नहीं है कि क्यों नहीं ले पाए या सीटें नहीं मिल पाई, ये अलग विषय होगा। ये देखना है कि कितने लिए कितने में से। तो 20,000 लोगों ने 1 लाख लोगों में एडमिशन लिया गुणे 100%, तो निकला 20%। अब उस दृष्टिकोण से भारत के दृष्टिकोण को देखें तो 26.2% अपने आप में काफी कम दिखाई जाता है, कमतर महसूस होता है। अब अगर हम अमेरिका इत्यादि को लें तो वहां 89.2%। अब आप समझ सकते हैं 89 पॉइंट समथिंग, तो जाहिर सी बात है वो उच्च शिक्षा में कितनी विकसित अवस्था में है। अतः भारत को भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत करने के उद्देश्य से
रूसा द्वारा इस अभियान को चलाया गया, जिसमें यह बात रखी गई कि नामांकन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संस्थागत आधारों का विस्तार करना स्वीकार किया जाए और योजना किया जाए। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें है शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके उच्च शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले संस्थानों तक पहुंच बनाने और गैर सेवा वाले और अछूत क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना के अवसर पैदा करना। यानी इस प्रकार के अवसर दिए जाएं कि चाहे वो शहरी हो चाहे अर्ध शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान जहां पर भी पाए जाएं, यानी ग्रामीण परिक्षेत्र में ही क्यों ना हो, उनको सुविधा से युक्त किया जाए। जो सुविधा वंचित हैं उनको सुविधा युक्त किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए भी बेहतर गुणवत्ता वाले संस्थानों तक पहुंच बनाने की सुनिश्चित किया जाए। यानी ग्रामीण परिक्षेत्र के छात्रों के लिए भी इस प्रकार से व्यवस्था की जाए, इस प्रकार से योजनाएं बनाई जाए कि उन्हें भी गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक संस्थान मिल सके और वो सुविधा वंचित ना रह जाएं, उनके लिए कुछ अवसर पैदा किया जाए। अगला जो महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है वो है SC, ST और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, उच्च शिक्षा के औचित्य में सुधार करना एवं महिलाओं और अल्पसंख्यकों और विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा में शामिल करने को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर एक उद्देश्य जो रखा गया वो यही रखा गया कि SC, ST के जो भी बैकवर्ड वीकर सेक्शंस हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर करना। यानी एकदम स्पष्ट है कि ना ही केवल इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों का समग्र विकास, बल्कि विश्वविद्यालयों की जगह पर विश्वविद्यालयों के साथ साथ महाविद्यालयों के साथ साथ हर सेक्शन सोसाइटी का, चाहे वो वीकर सेक्शन हो चाहे SC, ST के सेक्शंस में आते हो, उन सभी सेक्शंस के सभी सोसाइटी, चाहे वो रूरल के हो चाहे वो अर्बन के हो, हर सेक्शन के लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं बनाई जा सके वो इसके तहत योजना बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण उद्देश्य इसके साथ जोड़े गए। और अब बात करूंगा अनुदान की क्या प्रक्रिया अपनाई गई, क्या अनुदान का प्रोसेस यहाँ पे रखा गया, फंडिंग कैसे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी योजनाएं, इतना बहुत कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं से युक्त ये रूसा अभियान है, तो इस अभियान में फंडिंग कैसे होगा, क्योंकि यूजीसी का फंडिंग तो सीधा केंद्र सरकार द्वारा हो जाता है और उच्च स्तर पर जितने शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें यूजीसी फंड कर देती है। लेकिन अब जब यहाँ पे शैक्षणिक संस्थानों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साधारण से कॉलेजेस, महाविद्यालय और ग्रामीण परिक्षेत्र में रहने वाले लोगों के विकास के दृष्टिकोण से भी फंडिंग की बहुत मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो इस फंडिंग को कैसे पूर्ण किया जाएगा, तो इस दृष्टिकोण से यहाँ जो प्रक्रिया अपनाया गया वही अपनाया गया कि रूसा के माध्यम से पारित फंड केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सीधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को प्रदान किया जाता है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बजट से धन को अलग अलग संस्थानों में वितरित किया जाता है और उच्च शिक्षा योजनाओं के लिए राज्यों को वित्त पोषण राज्य की योजनाओं के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार से वित्त पोषण की राशि कुल अनुदान, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या ग्रांट रेशियो है, तो कुल अनुदान का 60% और 40% का योगदान राज्य व संघ शासित या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किया गया। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, 60% केंद्र सरकार करेगी, इस पॉइंट को नोटिस कर लीजिए। 60 और 40 का रेशियो रखा गया, यानी 60% जो है वो केंद्र सरकार देगी और 40% वो राज्य सरकारें वहन करेंगी, राज्य या केंद्र शासित राज्य सरकारें वहन करेंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु नोट करने वाला बात है कि पूर्वोत्तर के राज्यों सिक्किम, जम्मू कश्मीर को भी इसमें भी रखा गया है और उत्तराखंड के लिए मिलान का हिस्सा 10% तक माफ किया जाएगा। यानी ऐसे राज्यों के लिए
70 और 30 की योजना रखी जाएगी। तो विशेष अधिकार के तहत इन्हें दिया जाएगा छूट, 70 और 30 की योजना रखी जाएगी। अब 2012 से 17 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रूसा को 228.55 बिलियन का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया जाता था, जिसमें 162 बिलियन का योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया गया। पहले चरण के दौरान एक साथ स्वायत्त कॉलेजों को परिवर्तित कर 80 नए विश्वविद्यालयों को राज्य विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया जाने का योजना रखा गया, जिसके तहत 100 नए कॉलेज स्थापित किए जाने की बात रखी गई और 54 मौजूदा कॉलेजों को मॉडल डिग्री कॉलेजेस में परिवर्तित करने की योजना इसके तहत बनाई गई। 150 विश्वविद्यालय और 35,000 कॉलेजों को अधोसंरचना अनुदान दिया जाने की योजना बनाई गई, जिसके तहत बुनियादी ढांचे विशेष रूप से पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं आदि में महत्वपूर्ण अंतरालों को उन्नत किया जाने की बात कही गई। अतिरिक्त 5,000 संख्याएं पदों का भी सृजन करने की बात कही गई और यह कहा गया कि 13वीं पंचवर्षीय योजना में इसको भी विस्तारित किया जाएगा, यानी आगे 2017 के बाद इसको विस्तारित किया जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, ये योजना केंद्र सरकार की योजना थी और केंद्र सरकार ने इसमें काफी बदलाव समय समय पे लाया, लेकिन पूर्व में जो योजनाएं इसको बनाई गई वो क्वेश्चंस में महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो ये आप जो मैंने फैक्ट्स बताए उनके तहत इनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिएगा। अन्य कुछ बातें जो अन्य तथ्य रूसा के संबंध में इधर तरफ ज्ञातव्य हुई उनको ध्यान से समझिएगा कि रूसा के गठन से पहले 9 राज्य में उच्च शिक्षा परिषदें विधायिका के अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। राज्यों ने रूसा के द्वारा उनके द्वारा इंगित किए गए निर्धारित समय के भीतर राज्य उच्च शिक्षा परिषद बनाने की प्रतिबद्धता कड़ाई से पालन किया, जिसके तहत आज तक 21 और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा परिषदों का निर्माण किया है और 5 और राज्यों ने विधानमंडल और अधिनियम के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की है। अब तक 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कुल देखा जाए तो 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली व लक्षद्वीप को छोड़ दिया जाए, ने अपनी उच्च शिक्षा योजना प्रस्तुत की है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के निदेशक द्वारा धन के उपयोग में गंभीरता अनियमितता की बात सामने आने के बाद जुलाई सन 2019 में रूसा के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के कथित कामों का पता चला, जिसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को नोटिस देने के लिए संपर्क किया और अभी उस पर विचार चल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने रूसा के संबंध में आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बताया। इसमें जो आपको कुछ बातें मैं अगर फिर से एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिकैप करना चाहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पता चलता है वो कि प्रारंभ में इसकी जो योजना बनाई गई उसमें 32% 32% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करने का रखा गया। दूसरी महत्वपूर्ण बातें जो दिखाई देती है, समग्र रूप से चर्चा कर रहा हूं, दूसरी महत्वपूर्ण बातें जो दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि केंद्र के साथ साथ राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों सभी क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थानों के डेवलपमेंट की बात रखी गई, अनुदान करने की बात रखी गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रामीण परिक्षेत्र में भी विकास की बात करता है। ग्रामीण के साथ साथ ये SC, ST वीकर सेक्शंस के डेवलपमेंट की भी बात करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत अब जो नई योजनाएं सृजित करने की बात रखी गई 2017 के बाद भी इसे 13वीं पंचवर्षीय योजना में ऐड करने की बात रखी गई। चौथी है 60 और 40% का योग, ये जरूर पूछा जाता है, 60 और 40% का योग, यानी 60% जो है वो केंद्र सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा और 40% जो है वो राज्य सरकारें व केंद्र शासित सरकारें। लेकिन एक पॉइंट नोट करने वाला बात है कि पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों को, अब जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर अब भले ही केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया है परंतु उन्हें विकास के आधार पर भी पिछड़ा माना जा रहा है। इस दृष्टिकोण से अभी भी उन्हें वेटेज दिया जाएगा, जिसके अनुसार
70 और 30 का अनुदान रखा गया, यानी 70% केंद्र सरकार और 30% इनको अनुदान करने को कहा गया। इसके अलावा काफी बड़े पैमाने पे धनराशि आवंटित की गई। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कितना कितना धनराशि आवंटित की गई, और फिर 150 से अधिक विश्वविद्यालयों को पुनर्संरचित करने की बात रखी गई, नए रूप से खोलने की बात रखी गई, 3500 कॉलेजों को अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने की बात रखी गई। ये भी कहा गया कि जितने हो सके फैकल्टी को बढ़ाया जाए और 5000 से ज्यादा फैकल्टी को बढ़ाने की बात रखी गई। कुछ अन्य चीजों के साथ थोड़ा भ्रष्टाचार की बातें भी इससे पता चली, जिस पर अभी विचार किया जा रहा है, जो 2019 का एक मैटर था। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर हायर एजुकेशन यूनिट के अंतर्गत एक बेहद इंपॉर्टेंट इशू या मैटर या कंटेंट रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पर एक ब्रीफ डिस्कशन मैंने अभी आपके साथ किया। आशा है कि आपको मेरे इन बिंदुओं से काफी लाभ होगा और आप इन पॉइंट्स को नोटिस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेट के अलावा अन्य एग्जामिनेशन में भी इसका योग दिखाई देता है, क्योंकि रूसा लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, टीजीटी, पीजीटी, जीएस के सभी एग्जामिनेशंस में इसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए काम आ सकता है। विशेष रूप से यूजीसी नेट के पेपर में एक क्वेश्चन इस पर लगभग हर ईयर पूछा जरूर गया है, सो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान से समझिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।